और भी शेरों और शेरनियों. So today we are going to shoot the part number 3 of a quick revision video series of electric charges and fields. तो भाई जैसे कि पहले 2 पार्ट्स आपको बहुत पसंद आए हैं, आपने उनसे एक शॉर्ट नोट्स भी बनाए, बच्चों ने मुझे शो भी किया है. तो ये वीडियो सीरीज जो है इसका लास्ट पार्ट है. इसके अंदर आज हम गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अपने अंदर एक पूरा चैप्टर है. इसके बिना सीबीएसई में कोई क्वेश्चन बनता नहीं, कोई क्वेश्चन पेपर आता नहीं जिसमें कि गॉस लॉ नहीं आया. ठीक है, गॉस लॉ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन जो है ना गॉस लॉ के ऊपर बनते हैं. तो आज की वीडियो में जो हमारा फोकस है वो गॉस लॉ पे रहेगा. तो पहली बात तो गॉस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे. सबसे पहली बात तो ये है, इट हैज नो प्रूफ. गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है, हालांकि आपकी बुक्स में प्रूफ दिया होता है, बट दैट इज ओनली फॉर द स्फेरिकल सिमेट्री. क्लियर. तो गॉस लॉ का वैसे तो कोई प्रूफ होता नहीं है, और जैसे अगर आप करना चाहें तो जबरदस्ती स्फेरिकल सिमेट्री लेके कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स में किया होता है. दूसरी बात, इट इज एप्लीकेबल to closed surfaces only. It is applicable to closed surfaces only. अब कई बच्चों को एक और कंफ्यूजन होते है कि क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस नाम की क्या चीज होती है. इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आपने किसी को गिफ्ट देना है बर्थडे पे या वैसे कोई गिफ्ट देना है, तो आप उसके लिए एक गिफ्ट पेपर लेके आते हैं, रैप करने के लिए पेपर लेके आते हैं, और आपको बाजार से मिलती है उसकी शीट. ठीक है, अब जो शीट होती है वो तो ओपन सरफेस है, आप उसे दोनों तरफ से टच कर सकते हैं. लेकिन एक बार आपने उस गिफ्ट को उस गिफ्ट पेपर में रैप कर दिया तो आप अंदर वाली साइड को टच नहीं कर पाएंगे उसकी. ठीक है, तो वो एक क्लोज सरफेस बन जाएगी, एक 3D सरफेस बन जाएगी. ठीक है, जैसे कि स्फीयर हो गया, स्फीयर का सरफेस, क्यूब का सरफेस, कोन का सरफेस, सिलेंडर का सरफेस. तो ये जो सरफेस होते हैं ना, जो 3D स्ट्रक्चर के सरफेसेस होते हैं, इन्हें क्लोज सरफेस कहा जाता है. तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही लगता है. It considers only those charges which are present inside the surface. गॉस लॉ सिर्फ उन्हीं चार्जेस के बारे में बात करता है जो कि सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बाहर अगर कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है मेरे पास, इसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो गॉस लॉ के फंक्शनिंग में इंक्लूड होंगे. बाहर जो चार्जेस होंगे इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है. क्लियर. तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. The flux through a charge does not depend on shape and size of क्लोज्ड सरफेस. जिस क्लोज्ड सरफेस की यहां पर बात हो रही है उसका शेप और साइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता फ्लक्स के ऊपर. अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर फ्लक्स तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया बड़ा कर देंगे तो फ्लक्स भी तो बढ़ जाना चाहिए. पॉइंट इज दैट यहां पर हम बात कर रहे हैं, गॉस लॉ में हम जो बात कर रहे हैं वो एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्ज में से कितना फ्लक्स निकल रहा है. अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जब वो बल्ब फैक्ट्री में बना था तब उसे थोड़ी पता था कि वो आपके घर में आके लगेगा, आपके कमरे में लगेगा आके. उन्होंने तो एक बल्ब बना के छोड़ दिया कि भाई इसे कहीं मर्जी लगा लो, ये तो उतनी ही लाइट देगा. एक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है,
उसे कहीं मर्जी लगा लो, वो तो उतनी लाइट देगा। आप उसे कितने मर्जी बड़े कमरे, कितने मर्जी छोटे कमरे में लगा लो, लाइट तो उसमें से उतनी ही निकलनी है। ठीक है, तो सेम गोज विद द चार्ज कि उसके आसपास आपने कैसा सरफेस चूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ लाइंस तो उतनी ही निकलनी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे गॉस लॉ के बारे में। और यहां पर जिस क्लोज सरफेस के बारे में बात करी जा रही है, इसे गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। चलिए जल्दी से हम गॉस लॉ के फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। कोई डेरिवेशन, कोई स्टेटमेंट्स वगैरह हम यहां पर नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे क्विक रिवीजन के लिए। तो बहुत से बच्चों को गॉस लॉ के बारे में ये पता होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए है। फॉर वैक्यूम और एयर, तो वैक्यूम और एयर के लिए फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर एनी अदर मीडियम, अगर आप किसी और मीडियम के बारे में बात करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। जो भी आपका मीडियम होगा, जैसी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, वैसा उसका जो है ना वो हम एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पॉइंट इज Q अपॉन 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो भाई ये जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये बहुत ही ज्यादा टीडियस वैल्यू है, इससे किसी को डिवाइड करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला है। बेटर है कि आप गॉस लॉ को Q अपॉन 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 ना करके इसको ऐसे याद कर लो, 1.13 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इंटू Q नॉट। तो मैंने यहां पर आपको 1 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 की वैल्यू ही याद करा दी। तो 8.85 की को अगर 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो आपने इसको ऐसे कर लेना है, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत फास्ट हो जाएंगे, इसको नोट करेंगे। एंड सेम गोज हियर, 1.13 इंटू 10 रेज टू पावर 11 टाइम्स Q नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन R। इससे इसको डिवाइड कर, तो ये आपका गॉस लॉ था, जो कि सिंपल एक न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि गॉस लॉ की वजह से कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है स्क्वायर प्लेट का। ठीक है, स्क्वायर प्लेट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस तरीके से आपको एक प्लेट दे रखी होती है, इसके सेंटर के ऊपर यहां पर एक चार्ज रखा होता है। आपको यह बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो पॉइंट इज दैट ये तो ओपन सरफेस है, इस प्लेट को तो आप दोनों तरफ से टच कर सकते हो। तो भाई इस प्लेट को अगर आप दोनों तरफ से टच कर सकते हो, तो ये जो है इसके ऊपर गॉस लॉ कैसे लगेगा। लेकिन गॉस लॉ ने आपको ये भी इजाजत दे रखी है कि भाई अपनी मर्जी से आप गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे, एक क्यूब सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है सारे फेसेस में से बराबर बराबर निकलेगा। हमें तो सिर्फ नीचे वाले फ्लक्स का, इस वाले फेस का हमें फ्लक्स चाहिए कि इसमें कितना फ्लक्स आ रहा है। हमें तो बस ये चाहिए कि इसमें कितना फ्लक्स आ रहा है। तो जो नीचे वाली प्लेट है वो पूरे क्यूब का 1/6 हिस्सा है, इसमें 6 फेसेस है, हमारा वाला जो फेस है वो उसमें से एक फेस है। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा दैट इज 1/6 टाइम्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/6 टाइम्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इससे पिछले वाले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट को 1.13 इंटू 10⁻12 भी 11 भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे केस में आपने फ्लक्स का सीधा सा आंसर लिखना है 1/6 Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला केस देखते हैं जल्दी से गॉस लॉ के ऊपर। अब जो केस करा रहा हूं ये जनरली सीबीएसई में नहीं आता। एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में दिक्कत आ सकती है। देखो ये हमारे पास एक क्यूब है, इसके इस कोने पे एक चार्ज रख दिया मैंने Q। आपको ये बताना है कि इसके इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, इसको देखो, पहले ही बता रहा हूं, समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस क्यूब को अगर मैंने यहां रख दिया तो अगर मैं इसके अराउंड और क्यूब्स बिल्डअप करूं इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा कि 4 क्यूब्स मैंने इस तरफ बना दिए इसके। ठीक है, ऐसे ही 4 क्यूब्स पीछे भी तो बनेंगे। अगर हम 2D में बात करते हैं तो 2D में क्वाड्रेंट्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। लेकिन जिस बच्चे ने 3D पढ़ी है, 11th क्लास में अगर 3D पढ़ी है मैथ्स में, तो 3D में ये बताया जाता है कि भाई जैसे 2D में क्वाड्रेंट्स होते हैं वैसे 3D के अंदर ऑक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 8 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर इस चार्ज को ऐसे देखा जाए तो इसके पीछे भी तो ऐसे क्यूब्स बनाए जा सकते थे, इस तरीके से, ऐसे करके, इस तरीके से और क्यूब्स बनाए जा सकते थे। तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। तो अगर किसी चार्ज को कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे रखा गया है तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/8 टाइम्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका यहां से कॉर्नर ऑफ द क्यूब का ये बनेगा कि अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा। बिकॉज हमारा जो रिक्वायर्ड क्यूब था ये वाला, ये तो पूरे सिस्टम का 1/8 हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें से 1/8 फ्लक्स ही वापस आएगा। एक और केस देख लेते हैं जल्दी से। अगर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, अगर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस केस में देखिए, पहली बात तो गॉस लॉ लगता ही नहीं क्योंकि ये ओपन सरफेस है।
तो गॉस लॉ नहीं लगता। यहां पर गॉस लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कंसीडरिंग स्फेरिकल सिमेट्री, हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर और रख दिया। अब इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो इस वाले हिस्से में से, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा आधा ऊपर आधा नीचे, तो यहां पर क्या होगा, हाफ टाइम्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब नोट करेंगे अलग अलग इसके जो इंपॉर्टेंट जो इसके एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट जो इसके न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। यहां पर हम फॉर्मुलाज में नहीं, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायग्राम में नहीं जाएंगे, सीधा फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r. This is the formula of electric field of a uniformly charged infinite wire. यहां पर लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सबको पता होगा। अब इस फॉर्मूला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके पूरे फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी लेंथ ऑफ द वायर तो आ ही नहीं रही। हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ रहा है कि 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, पर ये तो कहीं बताया नहीं गया कि वायर जो वायर है वो कितने मीटर की है। बस ये जानना जरूरी है कि 1 मीटर की तार पे कितना चार्ज है। ठीक है, सो पहली बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, E डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर। E का जो है लेंथ से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये पहली चीज जो है आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, E is directly proportional to lambda। जितना आपका सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा। यानी कि जितना जो है आप 1 मीटर के ऊपर 1 मीटर की तार पे जितना चार्ज आप ज्यादा देते जाओगे उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करता जाएगा। तीसरी बात, E is inversely proportional to wire, inversely proportional to distance from the wire। जितना आप तार से दूर जाते जाओगे, जितना आप तार से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से घटता जाएगा। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को यूज करने का एक और तरीका है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं, दिस विल बिकम 2 लैम्डा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। सो इट इज 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 2 लैम्डा बाय आर। तो यहां से आपका E का आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा डिवाइड बाय आर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इसको आपने न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है। E इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा बाय आर। यहां पर आपसे E और लैम्डा, E और 1/r के बीच में ग्राफ भी पूछ सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा,
क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो ई और लैम्डा के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पर ई और आर के बीच में इस तरह का कर्व बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एप्लीकेशन के बारे में। डेरिवेशन वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम क्लास में कर चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सिंपल इसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सेकंड इज electric field due to uniformly charged infinite sheet। अगर आपके पास एक शीट है इस तरीके से, इसके ऊपर आपने चार्ज सप्लाई कर रखा है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, पहली बात तो दो तरफ निकलेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। तो एक शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहां पर मेन बात जो नोट करने वाली है वो ये है, E डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। शीट कितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट, एरिया से कुछ लेना देना है ही नहीं। E does not depend on distance also। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस शीट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो, आप इस शीट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो, आप इस शीट से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो, इसमें फॉर्मूला में कहीं पर भी डिस्टेंस आता ही नहीं है, ठीक है, कि आप शीट से कितनी दूरी पे हो, ऐसा कहीं पे कुछ कहा ही नहीं गया। तो इसका जो सिंपल डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। और ई और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन आएगा दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। और E और सिग्मा के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे जैसे सिग्मा राइज करेगा वैसे वैसे E राइज करेगा। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बहुत सारे केसेस हैं, वो केसेस भी यहां पर डिस्कस करने जरूरी हैं। देखिए, अगर आपने दो पैरेलल शीट्स रख दी ऐसे, ये केसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने दो शीट्स को ऐसे पैरेलल रख दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इसको भी चीरते हुए ऐसे यहां बाहर निकलेगा। और सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, कि मैंने बाहर की तरफ शो किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 बनेगा। E1 उस तरफ भी जाएगा, E1 इस तरफ भी जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी शीट पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा E2, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे भी निकलेगा E2। अब आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर 3 रीजन बन चुके हैं। पहला रीजन लेफ्ट ऑफ द शीट्स, सेकंड रीजन मिडल ऑफ द शीट्स, थर्ड रीजन राइट ऑफ द शीट्स। तो पहले रीजन के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक तरफ आ रहे हैं तो इसलिए यहां पर दोनों में प्लस हो जाएगा। अगर बीच वाले रीजन की बात करें तो एक का मुंह इस तरफ है और एक का मुंह इस तरफ है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बीच वाले रीजन के अंदर क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से उल्टे हैं तो यहां पर दोनों के बीच में नेगेटिव आ जाएगा। तीसरे साइड में आप देख रहे हैं कि फिर से E1 और E2 एक तरफ आ गए हैं, तो फिर से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे थर्ड में क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तीनों रीजन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरीके से बनेगा। अगर यही नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे दोनों शीट्स के ऊपर, यहां पर सिग्मा 2 आएगा। अगर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हो जाएंगे तो बस साइन जो एरोज हैं वो उल्टे हो जाएंगे, इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव थे तो ये दोनों एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही अंदर की तरफ हो जाएंगे तो बेसिकली क्या है, तो एक ही तरफ, तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे शीट्स पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इन रिलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी। अब अगर हम यहां पे बात करें कि भाई अगर एक शीट पॉजिटिव है और एक शीट नेगेटिव है, तो उस केस में क्या आंसर होगा। देखिए, अगर एक शीट को पॉजिटिव कर लिया जाए और एक शीट को नेगेटिव कर लिया जाए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ ही निकलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ आएगा, E1 इस तरफ आएगा, E1 यहां पर इस तरफ आएगा। जो नेगेटिव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। जो E2 है वो यहां से अंदर की तरफ ऐसे आएगा। आप खुद दे सकते हैं कि फर्स्ट वाले रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से उल्टे आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, एक दूसरे का उल्टा है, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। लेकिन बीच वाले रीजन में दोनों ही एक दूसरे के सेम पैरेलल आ गए हैं, तो बीच वाले रीजन में यहां पर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर दोनों फिर से एक दूसरे के उल्टे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 इस पे, सिग्मा 2 इस पे। अगर हम एक स्पेशल केस देखें कि जितना पॉजिटिव है उतना ही अगर नेगेटिव हो जाए, इफ सिग्मा 1 बिकम्स इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों को अगर इक्वल कर दे तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यानी कि बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और साइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में। तो ये स्पेशल केस बनता है कैपेसिटर का। जल्दी से चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Electric field due to uniformly charged thin spherical shell। देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका ग्राफ भी आता है, इसके लिए मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखा देता हूं। सपोज आपके पास एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है, जिसके ऊपर आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हियर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसके बाहर और इसके सरफेस पे कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, आउटसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आउटसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज द शेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। ये पूरा शेल ऐसे बिहेव करेगा, ये सारा का सारा शेल जो है ना एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। जैसे कि सारा का सारा जो चार्ज है वो यहां सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, Q। ठीक है,
एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा चार्ज जो है ना वो उसके सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू सिंपल 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहां पर ट्विस्ट कहां आता है ये देखते हैं। अगर इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी तो हम Q को सिग्मा इंटू एरिया कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो शेल का एरिया होगा 4πr स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 स्मॉल r स्क्वायर। जो कैपिटल R है वो इसका रेडियस है और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस है स्मॉल r। तो मैंने सिग्मा इंटू सरफेस एरिया कर दिया सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा सिग्मा टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इसका। लेकिन अगर हम ऑन द सरफेस की बात करें, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करता हूं तो ऑन द सरफेस में ये पॉइंट P जो है ना वो यहां आ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट P था यहां से यहां आ जाएगा, तो आपका जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर मैं यहां पे स्मॉल r और कैपिटल R को इक्वल कर दूंगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। E का जो आंसर आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सरफेस पे जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ठीक है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका और पेपर में पूछा भी जाता है ऐसा ग्राफ। ध्यान से देखेंगे, अगर हम E और R के बीच में वेरिएशन निकालते हैं, जब तक आप इस शेल के अंदर हैं तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, यानी कि यहां पर तो ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आपके R की वैल्यू लेस देन रेडियस है, यानी कि आप अभी इसके अंदर है, तब तक इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। जैसे ही आप सरफेस पे आएंगे, अचानक से एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रकट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद ये 1/r स्क्वायर के हिसाब से घटता जाएगा। इस तरीके से ये डिक्रीज करता जाएगा। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे गिरता जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गॉस लॉ, जो कि आपका सीबीएसई में गॉस लॉ का जितना भी पोर्शन आता है वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो के फिर से शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड में देखें ताकि जो है ना आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से फीड हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।